ये सच बात है कि टीवी की डिबेट से कुछ होता है या नहीं होता है, पर नफरत बहुत फैलती है और हमारी मजबूरी है कि हम जाएं तो भी ठीक नहीं, ना जाएं तो भी ठीक नहीं। आखिर जवाब तो हर मोर्चे पर देना ही है। कब तक आप चुप बैठेंगे? 2014 से तो हम लोग 5-7 साल तो चुप ही रहे, थोड़ा थोड़ा अब बोलना शुरू किए। वहाँ पे शहरावत साहब ने एक बात कही, बड़े माजरत के साथ हम कहते हैं, हमारे बाबा साहब का संविधान, मैं जब भी टीवी डिबेट पे जाता हूँ, मनुवादी विचारधारा और मनुवादी लोग जब हमें धमकाने और डरवाने की कोशिश करते हैं तो हमारा सहारा सिर्फ बाबा साहब बनते हैं। अभी परसों की बात है, रुमाना के साथ हम लोग डिबेट कर रहे थे। बार बार मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग मस्जिदों से पत्थर मारते हैं, मस्जिदों से पत्थर मारते हैं। भाई आपका कोई कार्यक्रम हो, थाने की पुलिस को हम पूरी छूट देते हैं, मस्जिदें खोल देते हैं हम लोग। आप जाके चेक कर लो एक बार कि कल यहाँ से जुलूस निकलना है, यहाँ कोई पत्थर तो नहीं है। हम लोग तो खुली छूट है, पुलिस जाए, जूता उतार के जाए, छत पर खड़ी होकर के देखे कि पत्थर है कि नहीं है। लेकिन तब हम एक सवाल पूछते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? बिल्कुल तय होना चाहिए। हम तो आमंत्रण करते हैं भाजपा और सभी दल के लोगों को, बुलाना चाहते हैं कि भाई जजों को बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाओ, पुराने सांसदों को बुलाओ, सभी मंत्री को बुलाओ, पार्लियामेंट में बहस कराओ, एक बड़ा कमीशन बनाओ और पता तो करो कि ये पत्थर चलाता कौन है। ठीक बात है कि टीवी का बातें यहाँ हम कर रहे, इसलिए कर रहे कि हम आपके बीच में इसलिए आते हैं कि हम टीवी पे तो जो बोलते हैं लेकिन सीखते यहीं से हैं। जैसा सहरावत साहब ने अभी बहुत कुछ कहा, इनकी बातों में काफ़ी ज्ञान था और इसीलिए हम लोग टीवी पे आते हैं और आते हैं तो सीखते यहीं से, तभी हमारी बातें वहाँ जाके कुछ अस्थायी हो पाती। टीवी एक, पहले जब हम लोग बच्चे पढ़ते थे तो उसको बुद्धू बॉक्स कहा लोगों ने कि ये बुद्धू बॉक्स है, लेकिन वही बुद्धू बॉक्स आज पूरे देश को बुद्धू बना रहा है और लोग बन भी रहे। और मेरे साथी ने कहा कि टीवी की डिबेट से कुछ नहीं होता है। ये सच बात है कि टीवी की डिबेट से कुछ होता है या नहीं होता है, पर नफरत बहुत फैलती है और हमारी मजबूरी है कि हम जाएं तो भी ठीक नहीं, ना जाएं तो भी ठीक नहीं। आखिर जवाब तो हर मोर्चे पर देना ही है। कब तक आप चुप बैठेंगे? 2014 से तो हम लोग 5-7 साल तो चुप ही रहे, थोड़ा थोड़ा अब बोलना शुरू किए। वहाँ पे शहरावत साहब ने एक बात कही, बड़े माजरत के साथ हम कहते हैं, हमारे बाबा साहब का संविधान, मैं जब भी टीवी डिबेट पे जाता हूँ, मनुवादी विचारधारा और मनुवादी लोग जब हमें धमकाने और डरवाने की कोशिश करते हैं तो हमारा सहारा सिर्फ बाबा साहब बनते हैं। अभी परसों की बात है, रुमाना के साथ हम लोग डिबेट कर रहे थे। बार बार मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग मस्जिदों से पत्थर मारते हैं, मस्जिदों से पत्थर मारते हैं। भाई आपका कोई कार्यक्रम हो, थाने की पुलिस को हम पूरी छूट देते हैं, मस्जिदें खोल देते हैं हम लोग। आप जाके चेक कर लो एक बार कि कल यहाँ से जुलूस निकलना है, यहाँ कोई पत्थर तो नहीं है। हम लोग तो खुली छूट है, पुलिस जाए, जूता उतार के जाए, छत पर खड़ी होकर के देखे कि पत्थर है कि नहीं है। लेकिन तब हम एक सवाल पूछते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है बाबा साहब की मूर्ति? मुसलमान तो नहीं तोड़ता। इस देश में शोभा यात्राएं निकलती हैं, सभी धर्मों की, जैनों की भी निकलती हैं, सभी सिखों की भी निकलती हैं, मुसलमानों के भी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। ये सड़क सबके चलने के लिए। जब यात्राएं निकलती हैं तो बाबा साहब के जन्मदिन पर एक यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या होती है कि वहाँ संविधान की कॉपी बांटी जाती है। ये खासियत है उस संविधान, उस शोभा यात्रा की। फिर उस शोभा यात्रा पे भी पत्थर कौन मारता है? ये बात तो देश में तय होना चाहिए कि पत्थर कौन मारता है। बिल्कुल तय होना चाहिए। हम तो आमंत्रण करते हैं भाजपा और सभी दल के लोगों को, बुलाना चाहते हैं कि भाई जजों को बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाओ, पुराने सांसदों को बुलाओ, सभी मंत्री को बुलाओ, पार्लियामेंट में बहस कराओ, एक बड़ा कमीशन बनाओ और पता तो करो कि ये पत्थर चलाता कौन है, क्यों चलता है पत्थर। हम लोगों को चुभते हुए सवाल पूछे जाते हैं, चुभते हुए सवाल। जितना आपको सुन के दर्द होता है, हम तो वहां बैठे रहते हैं,
हमसे पूछा जाता है कि 1400 साल इस्लाम हुआ, उसके पहले आप क्या थे? हम तो मूल निवासी यहीं के थे। तो तुरंत एक मुस्लिम प्रवक्ता को भाजपा भेजती है और पूछती है कि भगवान राम को अपना वंशज मानते हो? हम कहा नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे भगवान राम को अपना वंशज? हम तो महाबली बाली के वंशज हैं। हम तो महाबली बाली के वंशज हैं। आपके भगवान राम ने तो हमारे बाली की बिना कारण हत्या कर दी, फिर हम क्यों मानेंगे? आप जब भी बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात हुई, शेरावत साहब ने कहा कि 4 वर्ण की बात की। बाबा साहब को सबसे ज्यादा अगर कोई बात पूरे देश के हर इंसान को चुभती है तो वर्ण ही चुभता है। इस देश का सबसे बड़ा संकट है वर्ण व्यवस्था। क्यों वर्ण व्यवस्था होना? धर्म के आधार पर, जात के आधार पर आपको क्यों उच्च स्थान मिलना? 4 दिन पहले एक सरस्वती जो बाबा है शायद प्रवचन करती है, उसी ने कहा था यहां रामलीला मैदान में कि मुसलमानों का हाथ काट लेना चाहिए। बिना हाथ के है मुसलमान, कोई भी आके काट लेगा? मैंने पूछा उनसे, आते ही एंकर ने कहा कि एक सरस्वती वंदना सुनाई। जब मैंने उनसे पूछा आप ब्राह्मण हैं, किसी को बुरा ना लगे, मैं एक अपने दिल की बात कह रहा हूं, आप ब्राह्मण? उन्होंने कहा हाँ ब्राह्मण है। फिर उसको याद आया, अरे नहीं नहीं हम तो सनातनी हैं। पहले ब्राह्मण कहा, फिर कहा सनातनी है। एंकर से मैंने पूछा कि आपने सरस्वती वंदना सुनाई। एंकर ने हमको कमेंट किया कि आपने सरस्वती वंदना पर ताली नहीं बजाई। मैंने कहा आपने सरस्वती वंदना सुनाई? सरस्वती का ये देश है, मैं मानता हूं कि सरस्वती का देश है, फिर 85 करोड़ दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोग अनपढ़ क्यों रह गए? क्यों नहीं पढ़ाया सरस्वती ने हमको? ये सवाल तो बनता है ना। सरस्वती ने जिसको पढ़ाया वो वंदना कर रहा है उसकी। हमको तो ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। हमारी देवी तो ज्योतिबा फुले है। सरस्वती से हमें क्या लेना देना है? ज्ञान का सागर अगर किसी ने हमको ज्ञान के लिए उत्प्रेरित किया तो ज्योतिबा फुले। हम उसके बाद लोग पूछते हैं कि आप संविधान नहीं मानते? हमने क्यों नहीं मानते भाई? कुरान की पहले संविधान, अरे इतना खूबसूरत संविधान जो हमको इस हॉल में बैठ करके भी, अगर ये मीटिंग चल रही है, हम इधर बैठ के अपनी कुरान पढ़ सकते हैं। इतना खूबसूरत संविधान को कौन नहीं मानेगा? कौन नहीं मानेगा इतने खूबसूरत संविधान को? परसों की बात है, बार बार टीवी पर कहा जाता है मुसलमान 2047 में गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं भारत को। कल भी ये बात हुई थी। मैंने कहा हम तो अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश है भाई, हम क्यों गजवाए हिंद बनाएंगे? 1947 में तय हो चुका था, जिसको पाकिस्तान चाहिए था वो चला गया पाकिस्तान। जिन भी कारणों से हुआ हो हमें उससे मतलब नहीं है। अब तो हम अम्बेडकर हिंद में बहुत खुश हैं। इतना खूबसूरत संविधान की मेरे घरों को आप तोड़ रहे हो, वो संविधान ही तो रोक रहा है। मेरी मस्जिदों को तुम तोड़ रहे हो, वो संविधान ही तो बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद कल्याण सिंह ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे। ये लोग औरंगजेब की बात करते हैं। यहां एक साथी ने औरंगजेब की भी बात की, औरंगजेब की बात की। मैंने कहा औरंगजेब, अगर मैं शिवाजी हमारे बाप और चचा में गोली चल जाए तो हम क्या करेंगे? चचा के साथ छोड़ देंगे कि बाप का साथ छोड़ देंगे? शिवाजी हमारे अपने देश के हैं, लेकिन कोई बादशाह अपने दुश्मनों को, अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कौन रेड कारपेट बिछाता है भाई? अगर शिवाजी को छोड़ देते औरंगजेब, तब तो महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया होता। हो जाता कि नहीं होता? तब तो महाराष्ट्र भारत से अलग ही देश बन गया होता। फिर अखंड भारत कहां रहता हमारा? कोई राजा अपने क्षत्रपों को छोड़ दे। आज नरेंद्र मोदी जी उमर खालिद को जेल में डाले हैं ना, सैफी को जेल में डाले हैं ना, क्या वो अपराधी हैं? तो क्या हम नरेंद्र मोदी को क्रूर शासक कहेंगे? कहा कि औरंगजेब हमारी मंदिरों को तोड़ता था। आजाद भारत में, जिस संविधान के भारत में, क्या बाबरी मस्जिद नहीं टूटी? तो क्या हम क्रूर कहेंगे आपको? बाबरी मस्जिद टूटी ना, तो हम क्रूर कहेंगे आपको? कहा कि औरतों की इज्जत लूटती थी औरंगजेब के जमाने में। तो मैंने कहा मणिपुर में कुकीज महिलाओं को नंगा करके घुमाया, तो क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रूर कहेंगे?
ये तीनों बात साबित करती है कि आप औरंगजेब से अलग नहीं हैं। आप भी औरंगजेब हैं। आधुनिक भारत के 2025 के आप औरंगजेब हैं। ये बातें टीवी पर हम लोग को लड़नी पड़ती है, कहना पड़ता है। वक्फ बिल की बात आई, 4 दिन से चल रहा है। हम गरीब मुसलमानों को जमीन देना चाहते। इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम खत्म हुआ ना देश से, जमींदारियां चली गई ना देश से, फिर दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आज भी बिना जमीन के क्यों हैं? घर बनाने को जमीन नहीं है। गांव में चले जाइए, 5 बीघा में 500 परिवार रहता है, यानी एक परिवार के पास 25 गज जगह नहीं है। और अगली पीढ़ी के पास, आज अगर कोई 25 गज में कोई दलित रह रहा है, तो उसके अगली पीढ़ी के पास वो भी जमीन नहीं है कि उसका अगला बेटा और पोता कहां रहेगा। आजाद भारत के हम 70 साल गुजार चुके हैं, 72 साल। कुछ साल के बाद हम इस देश की आज़ादी का सेंचुरी मनाएंगे, 100वां साल मनाएंगे। तो 100वां साल में हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं? ये सवाल तो हमको पूछना पड़ेगा अपने देश के प्रधानमंत्री, आने वाले भी और जाने वाले से भी, कि कल हमारा बेटा हमसे पूछेगा कि 100 साल के बाद देश आज़ादी का जश्न आप मनाओगे, तो देश की जनता को आपने उपहार में दिया क्या? ये नफरत, ये तोड़फोड़, एक ऐसा कानून जो इस देश में बना ही नहीं और मुसलमानों पे नाफिज किया जा रहा है। वो कौन सा कानून है? मस्जिद मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता, जगराता कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, अभी रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं, यहां तक कि शादियां भी कर सकते हैं आप, लेकिन नमाज 15 मिनट की नहीं पढ़ सकते। ऐसा कोई कानून पास हुआ देश के अंदर, किसी विधानसभा में, लोकसभा में? अभी तो कोई कानून पास नहीं हुआ। कानून है तो सबके लिए है, नहीं तो नहीं है। मैं टीवी पर बोलता हूं, वो कहते हैं कि भाजपा से आपको दिक्कत क्या है? हमने कहा यही दिक्कत है कि जो कानून देश में पास नहीं हुआ वो मुसलमानों पे नाफिज किया जा रहा है। और सिर्फ वक्फ एक्ट नहीं रियाज भाई, सिर्फ वक्फ एक्ट नहीं, 1949 का बीटी एक्ट भी बहुत खतरनाक है। यानी वो मंदिर, इबादतगाह बुद्धों की, और संचालन कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। वही काम तो हमारे साथ कर दिया वक्फ बिल में। भाई इस देश में जब तमाम डायवर्सिटी है, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, चूंकि कार्यक्रम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मैं तो कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस को हम जब सरकार में थी तब हम लोग को कुछ बातें बुरी जरूर लगती थी, लेकिन हमसे पूछते, आज ही पूछा गया 3 बजे कार्यक्रम में, कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या? मैंने कहा इंडियन रेलवे किसने बनाया? इंडियन आर्मी किसने बनाया? वीर अब्दुल हमीद को किसने पैदा किया? सारा एम्स किसने बनाया? सारा स्कूल, जिला मुख्यालय, डीएम का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, कलेक्टर मुख्यालय, अदालतें, जिला की अदालतें, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल, गांव-गांव में आंगनबाड़ी सेंटर से लेकर स्कूल तक, आपने क्या किया है? एक शौचालय को छोड़ के, वो भी पूरा नहीं बना। और जो 70 साल में राज किया इस देश पर, आजाद भारत में, उसको इतना गरूर नहीं है। आपको 10 साल में इतना गरूर आ गया। आज की खबर में पढ़ रहा था कि जज ने कोई ऑर्डर कर दिया, एक महिला जज थी, मुसलमान थी, सिर्फ मुसलमान नाम देख करके चोर को छोड़ दिया, जज के घर पुलिस चली गई पकड़ने उसको। वारे देश। जब हम कहते हैं कि संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, तो हमसे टीवी पर सबूत मांगा जाता है कि बताओ कि संविधान कैसे खत्म हो रहा है। हमने कहा संविधान 1992 में भी हुआ था और इसीलिए खत्म हो रहा है कि आप जज, मुल्जिम की जगह जज के घर पुलिस पहुंच जा रही है, मुल्जिम के घर जज के यहां पुलिस पहुंच जा रही है। आप पुलिस के बल पर कितना दबाओगे सबको? गुंडों के बल पर कितना दबाओगे सबको? कोई इनकी गुंडागर्दी से या इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश परेशान है। ये चुनाव जीत रहे हैं ईवीएम के चलते, अपने नेटवर्क के चलते चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सारा कारण है, ये सारी चीजें हैं।
हम लोग उनका जवाब नहीं दे पा रहे। ये जजों तक को डरवा रहे, ये अफसरों तक को डरवा रहे, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस अधिकारी, सबको डरवा रहे। क्योंकि इस देश का ये बार बार ये लोग जब कहते हैं हिंदू मुसलमान, खुलेआम टीवी पर बताइए कभी बात होती हिंदू मुसलमान की? हम तो एक ऐसे गांव से आते हैं कि हमारी मस्जिद और मंदिर की दीवार एक ही है। हमारे दरवाजे पे काली माई का चौरा है। कक्कन छुड़ाना आप जानते होंगे, बुजुर्ग लोग, नए लोग नहीं जानते। शादी ब्याह में जब पूरे 3 गांव के लोग वहां आकर के कक्कन छुड़ाते हैं। और हमारे गांव की परंपरा है कि हमारे चारों तरफ मुस्लिम परिवार है, वो लोग उनको गुड़ और पानी पिलाते हैं। जो भी आता है वहां, किसी भी गांव का कोई आया, हमारा काम है उसको गुड़ और पानी पिलाना। सारे मुस्लिम घर है। ऐसी संस्कृति में हम तो पले बढ़े हैं, इसलिए हमको भाजपा की बातें अच्छी नहीं लगती। हमको नहीं अच्छी लगती उनकी बातें, हमको लड़ना पड़ता है। और जो सवाल भारतीय जनता पार्टी जो कर रही देश के अंदर, वो कल भाजपा के लिए भी नासूर बनेगा। कल नासूर बनेगा भाजपा के लिए भी। हिंदू का घर भी टूट रहा है, मुसलमान का घर भी टूट रहा है। 81-82 की कार्रवाई इस देश के अंदर होती थी, कोई बड़ा अपराधी होता था, कुर्की का आदेश कोर्ट देती थी, तो दरोगा जी जाकर के कुंडी से उसका दरवाजा तोड़ देते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। आज बिना कुछ आदेश के एक एफआईआर में सिर्फ नाम आ गया, आप उसका घर गिराते रहे, उसके घर को नेस्तनाबूद कर दे रहे। इन सारे सवालों पर हमारी जो निशान है, जो हमें मांग है, हमें तो अपने इंडिया गठबंधन के लोगों से ही उम्मीद है ना। हम भाजपा से तो जाकर के मांग कर नहीं सकते। हमें तो अपने इंडिया गठबंधन के लोगों से उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी को मैंने बता दिया कि देश में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं मुस्लिम स्कॉलर जाता था, लेकिन राहुल गांधी को जब इतना अपमानित टीवी पे करने लगे, तब मैंने कहा कम से कम इतना तो सोच लो कि जिसका बाप इस देश के लिए शहीद हुआ है, पूरा शरीर भी नहीं आया जिसका, उसके बच्चे को आप इतना अपमान करोगे, इतना अपमान करोगे। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, राजनीति करना नहीं आता, घूमना नहीं आता, ठीक है, सारी बात मंजूर है। राहुल गांधी को यह देश राजनीति सिखाएगा, 140 करोड़ जनता देश की राजनीति सिखाएगी, लेकिन कभी भी एक शहीद के बच्चे का हम इतना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए राहुल गांधी की हम बात करते हैं। हमें नहीं पता राहुल गांधी कितना इंटेलिजेंट है, मेरा कभी साथ उठना बैठना नहीं हुआ उनके। एक पति जिसका, एक सोनिया जी के पति है राजीव गांधी, जिसकी लाश बोरा में भर के आई, जिसने अपना घर, भारत में एक संस्कृति है, हमारी लड़कियां अपना घर छोड़ के ससुराल जाती हैं, जिसने अपना घर छोड़ा, जिसने अपना देश छोड़ा, हमारे देश की बहू बनी, हमारे देश की सेवा की, आज उस बहू का अपमान करोगे आप? बहू चाहे कैसी भी हो, हमारी संस्कृति है कि जब अपने घर में थी तो थी, हमारे घर में आ गई, वो हमारे घर की जीनत है। हम क्या अपनी जीनत को इतना बदनाम करेंगे, इतना बेइज्जत करेंगे? अच्छा और बुरा कौन नहीं होता है? लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, कहां लूट लिया भाई? 9 पीढ़ियां मुगलों की दफन है इसी देश के अंदर। हमसे टीवी पर पूछा जाता है कि मुगलों ने लूट लिया। हम कहा लूट के कहां ले गए? स्विस बैंक में खाता तो आजाद भारत के नेताओं का है, मुगलों का तो खाता है ही नहीं। और तारीफ की बात सोचिए कि 2014 से पहले स्विस बैंक की बात होती थी सर शेरावत साहब, 14 के बाद तो स्विस बैंक की बात ही होना बंद हो गया। 14 के बाद स्विस बैंक की बात नहीं, काला धन की बात नहीं, 500 के नोट को लोग ऐसे 4 बार देखते थे, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, अब तो कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि राजा तो बहरा है। हम किसको जाएंगे बताने कि ये डुप्लीकेट नोट है? इसलिए चुपचाप रख लो भाई, हम भी किसी को आगे सरका देंगे। राजा तो अंधा है, राजा बहरा है, अरे किसको बताएंगे कि ये नोट तो डुप्लीकेट मेरे पास आ गई? इसलिए हम पता है हमको राजा से कहना ही नहीं है, चुपचाप जेब में रख लो, हम भी किसी दूसरे को सरका देंगे, हमारा भी काम चल जाएगा। ये देश को किसने बना दिया? हम लोग गांव में जब चलते थे, ट्रेनों के अंदर बैठ करके
कोई भाजपा का, कोई आरएसएस का, कोई जनसंघ का, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई अगड़ा पिछड़ा, ट्रेनों में बैठते थे हम लोग, गपशप करने के, एक दूसरे की बात करते थे। बहुत हार्ड डिबेट होती थी ट्रेन के अंदर, बड़ी कस के डिबेट होती थी, लेकिन सब ट्रेन स्टेशन आता था, अपने अपने गंतव्य को चले जाते थे। लेकिन आज कोई किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई किसी से बात नहीं करता। ये खामोशी किसकी वजह से आई है? क्यों ना हम बीजेपी की बात बुराई करें, क्यों नहीं आलोचना करें अपने प्रधानमंत्री, अपने सरकार की, कि हमारी मोहब्बत का आपने दुश्मन कर दिया। जब हम एक साथ बैठ के खेत और खलिहान की बात कर सकते थे, नीतियों की बात कर सकते थे, लेकिन आज कोई किसी से बात नहीं करता। लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान समझ के गोली मार दे। हुआ ऐसा ट्रेन के अंदर, इसलिए कोई किसी से बात नहीं करता। वीडियो बना बना करके वायरल इसलिए कराया जाता है कि आप डरिए, डरवाने के लिए वीडियो बनाते हैं, वरना किसी को डर नहीं है। पुलिस, क्या इस देश में पुलिस नहीं है? क्या इस देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है? वो लोग इतने निरंकुश हो चुके हैं कि किसी मौलाना को मार रहे, किसी महिला को मार रहे, किसी दलित को मार रहे और उसका वीडियो बना के वायरल कर रहे। उनको डर नहीं किसी बात का कि संविधान है, कानून है इस देश के अंदर। यदि नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम कह रहे हैं कि आप संविधान को खत्म कर रहे हैं। अगर संविधान होता तो वो डरते, जरूर डरते। हम लोग गांव से आते हैं। छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता हमारे साथ डिबेट में रहे, वो गुस्सा आ गया हमसे, कह रहे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। हमने कहा हम खलिहान यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। बोले खलिहान यूनिवर्सिटी कहाँ है? मैंने कहा यार मत डिबेट करो, तुम टीवी छोड़ दो। एंकर से मैंने कहा इनको हटा दो यार, जिसको यही नहीं पता कि खलिहान यूनिवर्सिटी कहाँ है। हमने कहा तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप किए हो, हम खलिहान यूनिवर्सिटी से टॉप किए। हम खलिहानों में रात गुजारे हैं। हमारे देश का जवान क्यों नहीं सीमा छोड़ के भागता है? क्योंकि वही किसान का बेटा रात को जब फावड़ा लेके खेत में पानी चलाने जाता है, चाहे कितना तूफान आवे, कितना आंधी आवे, कितना पत्थर पड़े, उसी खेत में बैठ करके वो सारी चीजों को सहता रहता है। सुबह तक अपने खेत की निगरानी करता है और फिर घर चला आता है। वही बच्चा जब हमारे सेना में जा करके सिपाही बनता है, चाहे अब्दुल हमीद हो, चाहे कोई भी हो, वो सीमा छोड़ के भागता नहीं है। इसलिए कि इसको बचपन से सिखाया गया है कि तूफान से कभी डरना मत। किसान के बेटे, मैं व्यापारियों की बात नहीं करता, मैं उद्योगपतियों की बात नहीं करता। हमने कहा कि निखारी चरपाई, लोग कहते हैं कि दलित की बात करते हैं। हमने कहा कि ये इनको एक दिन दलित बस्ती में सुलाओ निखारी चरपाई पर। तो पूछता है कि निखारी चरपाई क्या है? मैंने कहा दलित की बात करते हैं। बोला हम चेक करेंगे गाड़ी, कोई बिस्लरी का बोतल नहीं होगा, कोई थाली का खाना नहीं होगा, और तुम चलो हमारे साथ एक दिन दलित बस्ती में सो के दिखाओ, एक रात गुजारो किसी दलित परिवार के घर में। कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे उनकी जिंदगी चलती है, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। जब हम पूछते हैं इतनी जमीनों का क्या हुआ, कि 25 गज दलित के पास जगह नहीं, अगली पीढ़ी के पास तो वो भी जगह नहीं है। अभी तो 25 गज में ऊपर नीचे बना के बाहर सहन में सो करके जिंदगी काट रहे। मेरे बड़ा अफसोस के साथ दिमाग से खेला जाता है। दलित एक भैंस खरीद लेता है और कहता है कि हमको रोजगार कम मिल रहा है, इस भैंस के दूध को बेच करके हम पैसा कमाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन दलित अपनी 5 किलो 10 किलो बाल्टी में दूध लेके जब बाजार में निकलता है तो लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो दलित की भैंस का दूध है, ये तो अछूत, इसको कौन पिएगा। ये सब लोग इस बात को जानते होंगे कि दलित अपनी भैंस का दूध नहीं बेच सकता है, उसको लोग अछूत कहते हैं कि ये तो हमारे लिए, कैसे इसका दूध पिए, इससे घिन आती है। लेकिन वही दलित जब किसी बाबू साहब की भैंस को दूहता है, नहलाता है, साफ करता है, तो उस दूध को तो सब कोई पीता है, उससे तो नफरत नहीं करते। ये सोच कहां से आ रही है? कैसे आपको आज़ादी के 70 साल बाद भी आप गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं? ये हर किसी को सोचना चाहिए। मैंने बहुत वक्त लिया, इसके लिए बहुत बहुत आयोजकों का शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।